हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज की। आज के रिव्यू का टाइटल है माल्कम एंड मैरी, जो कि अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फीचर फिल्म है और यह स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 5 फरवरी 2021। इंटरनेशनल सिनेमा में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें सारी फिल्म में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1981 में आई माय डिनर विद एंड्रे, जिसमें 2 कैरेक्टर्स मैनहट्टन के एक रेस्टोरेंट में बैठकर सारी फिल्म में एक्सपेरिमेंटल थिएटर और फिर अपनी लाइफ की फिलोसॉफीज को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा फिर एक ट्रिलॉजी है जिसका नाम है बिफोर ट्रिलॉजी, जिसे रिचर्ड लैंकलेटर ने डायरेक्ट किया था और उसकी पहली फिल्म थी 1995 में आई बिफोर सनराइज, जिसमें एक अमेरिकन जेंटलमैन एक फ्रेंच लेडी से मिलता है वियना जाते हुए ट्रेन में और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद इसी का सीक्वल आया था 1995 के 9 साल के बाद, जिसका नाम था बिफोर सनसेट, और उसमें इन्हीं 2 कैरेक्टर्स के बाद के 9 साल की कहानी थी। और फिर 2013 में बनी थी इसी ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म, जिसमें इन दोनों कैरेक्टर्स को फिर सेट किया गया था बाद के 9 सालों में। इन तीनों फिल्मों में ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को जज करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र में बनी थी 2010 में मुंबई पुणे मुंबई, जिसे डायरेक्ट किया था सतीश राजवाड़े ने। और इसमें जो कैरेक्टर था, जो लड़का था, वो था पूना का, लड़की थी मुंबई की, और दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने शहरों के बारे में शेखी बगाड़ते हुए एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर उस फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि बाद में वो तेलुगु में भी बनी, तमिल में भी बनी, कन्नड़ा में भी बनी और पंजाबी में भी बनी, जिसका नाम था चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़। 2013 में आई थी ऑस्कर अवार्ड विनर अल्फांसो क्यूरन की ग्रेविटी, जिसमें स्पेस शटल में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स थे, जॉर्ज क्लूनी और सैंड्रा बुलक। उसी तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में 1999 में बनाई थी राम गोपाल वर्मा ने कौन, जिसमें एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स थे, एक उर्मिला मातोंडकर और दूसरे मनोज वाजपेयी। और फिर 2004 में बनाई थी ऋतुपर्णा घोष ने रेनकोट, जिसमें लकीली एक बरसात की रात में 2 एक्स लवर्स मिल जाते हैं। और फिर हाल ही में आई थी 2015 में अनु मेनन ने डायरेक्ट की हुई वेटिंग, जिसमें 2 कैरेक्टर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एक नसरुद्दीन शाह और दूसरी कल्कि कोचलिन, जो कि एक हॉस्पिटल में मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इन सारी फिल्मों में देखोगे तो इन सारी फिल्मों के कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टराइजेशन और डायलॉग्स और साथ ही साथ स्क्रीन प्ले इतने तगड़े हैं कि वो आपको हुक कर सकते हैं। उसी लीग में है माल्कम एंड मैरी, जिसकी 106 मिनट की लेंथ इतनी जबरदस्त, इतनी स्पॉन्टेनियस और इतनी एंगेजिंग है कि वो आपको आश्चर्यचकित करने में सक्षम है। यह फिल्म शूट की गई थी जून और जुलाई 2020 में पैंडेमिक के दौरान, और इसे लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया है सैम लेविंसन ने। इस फिल्म में एक फिल्म डायरेक्टर है जो अपनी डेब्यू फिल्म का प्रीमियर करके वापस लौट रहा है अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड के साथ। अब ये दोनों कैरेक्टर्स घर पे आने के बाद उस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड खुश नहीं दिखती। उसका आर्ग्यूमेंट ये है, और उनके आर्ग्यूमेंट से जो बातें जाहिर होती है वो ये है कि जिस फिल्म का प्रीमियर करके डायरेक्टर आ रहा है और जिसके लिए उसको इतना अपलॉड और इतना एप्रिसिएशन मिला है, उस फिल्म का कैरेक्टर इस लड़की पर बेस्ड है जो उसकी गर्लफ्रेंड है, और इस डायरेक्टर ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया है। आरोपों और प्रत्यारोपों के दौर चलते हैं और डायरेक्टर उसे कहता है कि उसने इस लड़की को, यानी कि अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड को, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर से उठाकर लाया था और उसकी पूरी जिंदगी को नए तरीके से शुरुआत करवाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसके फिल्म की मेन लीड कैरेक्टर सिर्फ इसकी लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि वो कई सारी लड़कियों की लाइफ से इंस्पायर्ड है जो उसकी जिंदगी में आई थी। अब इन सारे आरोपों में बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप की रिविलेशंस है, बहुत सारे बैकट्रैक्स है, और ये सारे डिस्कशंस इतने एंगेजिंग है कि ये आपको हुक करके रख सकते हैं। ये जो लड़की डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड है वो कभी एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस रह चुकी है, और वो इस बात से नाराज है कि ना ही उसे डायरेक्टर की फिल्म में मेन लीड रोल मिला, ना ही उसे एक्नॉलेजमेंट मिला और ना ही उसे रिस्पेक्ट मिला है। इन सारी कॉन्वर्सेशंस में मानवीय संबंधों के आधार है, संबंधों की गहराई है और संबंधों का खालीपन है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में करियर एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस के बीच की जो थिन लाइन है उसको बड़ी ही गंभीरता से राइटर डायरेक्टर ने पोर्ट्रे किया है। कई सारे रिविलेशंस और मॉडर्न स्टैंडर्ड्स और मोरालिटी को डिपिक्ट करती हुई इस फिल्म को देखने के मैं कम से कम आपको 6 रीजंस दे सकता हूं। पहला रीजन है कन्विक्शन।
डायरेक्टर सैम लेविंसन ने गजब का कन्विक्शन दिखाया, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को लेकर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाकर इमोशनल टर्बुलेंस को हाइट पर ले जाकर दिखाते हुए उनके सारे कन्विक्शन में एक रिदम है, एक स्टाइल है और एक गजब का स्किल सेट है। दूसरा रीजन है जॉन डेविड वॉशिंगटन। इस एक्टर ने इस ट्रबल्ड राइटर और डायरेक्टर के कैरेक्टर में बहुत ही गजब का रोल किया है। उन्होंने अपने इमोशनल हाई, उसके बाद फिजिकल और मेंटल कैओस और सारे ट्रबल्स को बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है। ये एक्टर ऑलरेडी इस फिल्म के लिए ऑस्कर रेस में शामिल है। साथ ही साथ इसी साल इस एक्टर की एक फिल्म आई थी टेनेट, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल फिल्म थी। तो मुझे लगता है कि जॉन डेविड वॉशिंगटन के लिए ये साल प्रोफेशनल हाई है। तीसरा रीजन है जेंडाया। ये अमेरिकन सिंगर, चाइल्ड एक्ट्रेस, टर्न एक्ट्रेस गजब के टॉप फॉर्म में इस फिल्म के साथ ही, और उन्होंने जो गर्लफ्रेंड का रोल किया है उसमें उनकी वल्नरेबिलिटी, उनका इमोशनल हाई, उनका आउटबर्स्ट, ये सारी चीजें बड़ी कमाल की उन्होंने पोर्ट्रे किया। बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्होंने अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है और वो भी बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर रेस में है। चौथा रीजन है सेटिंग। फिल्म की सेटिंग मिनिमलिस्टिक है। सारी फिल्म में एक लैविश घर, उसके अलावा एक आउट गार्डन और उसके अलावा घर में कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। सारी फिल्म में फोकस कैरेक्टर्स के साथ साथ निर्जीव चीजों को भी इस तरीके से किया गया है कि वो निर्जीव चीजें भी सजीव लगती है। उनका प्रेजेंटेशन और उनका व्यक्तित्व नजर आता है उन निर्जीव चीजों का भी इस फिल्म में। यानी कि वो सोफा हो सकता है, साउंड सिस्टम हो सकता है, लेकिन उनका यूज और उनका यूटिलाइजेशन जबरदस्त है, जिसे हम सेटिंग कहते हैं। पांचवा रीजन है म्यूजिक। लैब्रिंथ का म्यूजिक है जो बहुत ही कंट्रोल्ड है, बड़े ही रिदम में है और कहानी को एनहांस करता है। एक तो सिचुएशन ऐसे है जहां दोनों कैरेक्टर्स बैठे हैं और उनके बीच में गाना बज रहा है जो कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता है। यानी कि म्यूजिक का यूज किया गया है क्रिएटिव एनवेलप को थोड़ा और पुश करने के लिए। छठा रीजन है सिनेमाटोग्राफी। माइकल रियो की सिनेमाटोग्राफी अप्रतिम है, उनका विजन कमाल का है। इतना जबरदस्त लाइटिंग के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम को उन्होंने एक ग्लैमर और अपील दी है कि सारी की सारी फ्रेम्स ग्लोइंग लगती हैं और सारी की सारी अपने आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाती है। इन 6 कारणों के अलावा इस फिल्म की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस सारे कॉन्वर्सेशंस में ये दोनों कैरेक्टर्स हमेशा हॉलीवुड की पुरानी क्लासिक फिल्मों की काफ़ी तारीफें करते हैं और साथ ही साथ हॉलीवुड के आने वाले वक्त के एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के बारे में भी काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। ये कैरेक्टर्स हमारे जैसे हैं, वो अपनी सफलता के शिखर पर तो पहुंचे हैं लेकिन इनसिक्योर है। हमारे जैसे ही भी है और इनसिक्योर भी है। सारी की सारी टॉकैथॉन जो है वो एक मैराथन जैसी है, बहुत एग्जॉस्टिंग है लेकिन वर्दी है। गो फॉर इट।